हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चार्टर्ड पाठशाला। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन पेपर कैसा लिखना चाहिए, कहाँ का मार्क्स काटते हैं, ऐसे किस तरह से चेकिंग करते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स पेपर 3 की आंसर शीट। आई होप मैंने जो मिस्टेक्स किए वो आप देखकर सीखे कि क्या मिस्टेक्स हो सकती है और नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कितना मार्क्स आया मैं सबसे पहले बता देती हूँ। मुझे आया 50/100 और ये जुलाई 21 अटैम्प्ट की आंसर्स जो मैं डिस्कस करूँगी वो जुलाई 21 से रिलेट करेगा। ये जुलाई 21 का पेपर है। एंड आप पेपर देखिए, आपको पता चलेगा ये सुपर टफ था, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा तो एक बार तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। 20 मार्क्स का भी लग रहा था, कंफर्म नहीं है, क्योंकि सब कुछ नया लग रहा था। फिर आई सेड टू माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, पढ़े तो है, अच्छा से लिखते हैं, अच्छा से समझ के लिखते हैं हर एक आंसर्स, कुछ कुछ समझ में आया। फिर जैसे करते गए तो और आंसर्स याद आते गए, लेकिन यहाँ एक बार पैनिक नहीं होना है आंसर्स देख के, ठीक है। तो MCQs रहते हैं ऑडिटिंग में 30 मार्क्स का, उसमें मुझे 24 मिला। एंड मेरा सब्जेक्टिव में मुझे 26 मिला आउट ऑफ 70। तो आप 70 मार्क्स का पेपर देखिए, डरिए मत कि अरे 70 मार्क्स का बहुत टफ पेपर आ गया, अब तो पास ही नहीं होंगे। याद रखिए आपके पास MCQs भी एक अपॉर्चुनिटी है, MCQs में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे MCQs में 24 मिला और 26, ये मिला के मेरे 50 स्कोर हो गए, विच इज़ नॉट बैड आई थिंक फॉर ऑडिट। कि ऑडिट में 40 लाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हुआ। और MCQs इज़ इम्पॉर्टेंट। MCQs मैंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रैटेजी थी, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई विल शेयर विथ यू। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी MCQ के लिए, क्यों 4 सब्जेक्ट में MCQ रहते हैं आपके, DT, IDT, ऑडिटिंग एंड लॉ। मुझे ऑडिट, लॉ एंड DT तीनों में ही MCQ में 30 में 20 से ज़्यादा ही मिले। तो चलिए डिस्कस करेंगे, और DT UD के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑडिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये फ्रंट पेज आपको टिक करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो। एक क्वेश्चन पेपर में मैंने नहीं टिक किया था तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हो टिक। ये सेकंड पेज है। थर्ड पेज मैंने सबसे पहले 6 अटैम्प्ट किया था, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है हाँ ये आंसर्स आता है, तो वो आप पहले अटैम्प्ट करिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीक्वेंसली जाना पड़ेगा, पहले 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आता है अब वो पहले अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप 6 का कोई एक पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि 6 कर रहे हो तो 6 का आपको ABCD जाना है, नहीं, आप D पहले कर सकते हो, फिर A, फिर C, फिर B, कोई मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 6 कर रहे हो तो 6 के चारों पार्ट, 4 5 3 जो भी पार्ट है वो सब एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6A फिर 2B फिर 6C, नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसके सारे पार्ट एक साथ। 6 से मुझे लगा था कि फुल में फुल आने वाले हैं, लेकिन 6 का 5 मार्क्स का मुझे 3 ही मिले हैं। एंड उसमें आपको लिखना पड़ रहा था कि अकाउंटिंग के कंट्रोल्स में क्या क्या था आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑडिटिंग पढ़े हो तो आपको याद होगा कि इसका आंसर ये था कि ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, आप प्रॉपरली पोस्टेड, ऑथराइज्ड होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने थे। तो वो 10 पॉइंट थे, तो शायद 10 के हाफ करके 5 हो रहा था, लेकिन मैंने 6 पॉइंट लिखे, तो इसलिए मुझे 3 मार्क्स मिले। तो आई थिंक ICI ऐसा नहीं है कि मार्क्स काटता है, आप जितने लिखते हो उस हिसाब से एलोकेट कर देता है। लेकिन मैंने सोचा 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स लिखा है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिखा है, तो मिल सकता है 5 मार्क्स, लेकिन वो हाफ ऑफ मार्क्स इंक्लूड कर रहा था। तो अगर आपको पॉइंट याद है तो आप लिख दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि 4 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिखा है, 4 मार्क्स का है तो ICI आपसे 8 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप लिख दीजिए। नेक्स्ट मैंने 6B किया है, और 6B में मुझे मिले हैं 0, 5 मार्क्स से 0 मिले हैं। ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने सोचा ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ मिल जाए। मैंने ऐसे भी कोट कर दिया जो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन ये 6B में मुझे 0 ही मिला है, कुछ नहीं मिला। 6 सीधा आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये था आपका इंश्योरेंस के चैप्टर से। इंश्योरेंस चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस पर से था। एंड बहुत वो ABC एनालिसिस में सबको बोलते हैं C कैटेगरी चैप्टर है, लेकिन C कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है।
तो मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगा था कि इसमें मुझे मिलेगा मार्क्स अच्छा, एंड इसमें 4 में 3 मिला, तो आई एम हैप्पी विद इट। ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करके मैंने पूरा फिर उसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब किया है, एंड फिर इक्विटी सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेशन को कैसे वैल्यू करते वो लिखना था। तो ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था यहाँ पर, तो वो कट किया है यार। टिक 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 का मतलब है ज़रूरी नहीं है मार्क्स मिलेगा, टिक टिक का मतलब है कि ये इवेल्युएट किया है एग्जामिनर ने। मैंने जितना भी अभी देखा मेरे आंसर शीट, मुझे ये समझ में आया कि टिक का मतलब है कि वो देखा गया है, ये राइट है, मतलब कुछ छोटा नहीं है। एंड फिर मैंने 4 अटैम्प्ट किया। 4 में मुझे मिला, पहला 4 मार्क्स का था, वो 3 मार्क्स मिले। तो 4 एक प्रोफेशनल एथिक का क्वेश्चन था। एंड प्रोफेशनल एथिक्स में एक चीज़ मैंने जो समझा ये है कि अगर आपको कंक्लूजन नहीं भी पता और आपको समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो पर्टिकुलर ये क्लॉज में है, तो आप लिख दीजिए कि एज़ पर क्लॉज, पार्ट और शेड्यूल, आप तीनों मेंशन करिए, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये 4A का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 4A स्टेप 1, और उसमें 1 मार्क्स मुझे अलॉट किया है। मुझे ये लग रहा है कि पहला 1 मार्क्स आपको क्लॉज के मिलेंगे कि क्लॉज क्या है, फिर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे ये प्रोविज़न लिखने के। जैसे मैंने प्रोविज़न लिखा है एज़ पर द प्रोविज़न दिस, तो मुझे प्रोविज़न के 1 मार्क्स मिले हैं। फिर 1 मार्क्स कैसे आप रिलेट कर रहे हो क्वेश्चन और प्रोविज़न को, तो वो मेरा मिस हो गया। मैंने अच्छे से शायद लिख नहीं पाया। मैंने लिखा है इफ़ क्वालिफाइड ओपिनियन वॉज गिवन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्कोप देन CAV शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। मुझे और कुछ डिटेल में अच्छा से लिखना चाहिए था, ये शायद मैच नहीं कर रहा होगा, आंसर राइट नहीं होगा, तो इसलिए इधर 0 है। फिर मैंने सोल्यूशन मैंने कंक्लूजन दिया, तो उसका 1 मार्क्स। However, in case of qualification, the reason for qualification should be evaluated for deciding whether to accept or not. तो ये मिल गया मुझे, कितना मार्क्स का था, 4 मार्क्स से 4 में 3, आई एम हैप्पी। एंड फिर 4B 5 मार्क्स का था, मुझे 0 मिला। तो 4B एक्चुअली विसल ब्लो पॉलिसी का था, उसमें क्या क्या ऑडिटर को चेक करना चाहिए था। ये एक्चुअली मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन कैसे आ गया। तो मैंने विसल ब्लोअर क्या होता है वो सब लिख दिया, और लॉ का जो पढ़ा हुआ था वो लिख दिया। मुझे लगा क्या पता 1 मार्क्स दे दे, बट 1 मार्क्स नहीं मिला, ये 5 पे 0 मिला है। हालांकि पूरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा वो गलत ही था, लेकिन तब भी कहीं कहीं कुछ पॉइंट सिमिलर लग रहे थे, लेकिन नहीं मिला मार्क्स, तो कोई बात नहीं। अब 4C मैंने अटेम्प्ट किया, वो भी मुझे 0 मिला। 4C था फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड बाई CA गुड़िया टू डिटरमाइन वेदर सिस्टम एंड प्रोसीजर्स आर मीटिंग करेंट रिक्वायरमेंट। तो ये भी ऑडिट में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि कितना बार लगता है ये क्वेश्चन आता है, ये आंसर होगा, लेकिन आप दूसरे ही आंसर लिख देते हो। तो 4C भी लिखे थे मैंने, मुझे 0 मिला 4C में। एंड 4 मेरे हिसाब से मेरा सेकंड बेस्ट चॉइस था, इसलिए मैंने 4 सेकंड में लिखा। आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो ना, क्योंकि इतना टफ पेपर आया था, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कौन सा करना है। 6 पहले मैंने इवेलुएट कर दिया कि चलो 6 करेंगे, तो 6 में मुझे 6 मिला 14 में, और 4 में मुझे 3 मिला। तो ठीक है, हार नहीं मानी, करते गए। तो 3 का A था स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन, और 3 का A में 5 मार्क्स का क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स मिला। पहला पैरा में मैंने स्टैंडर्ड लिखा, और स्टैंडर्ड लिखा तो स्टैंडर्ड राइट है स्टैंडर्ड का नाम, तो 1 मार्क्स मिल गया उसके लिए। स्टैंडर्ड का नाम लिखा, उसका नंबर कोट किया, एंड फिर बाकी जो लिखा वो सारा रॉन्ग था, कुछ उल्टा मैंने आंसर लिख दिया था। तो 3 में मुझे 1 मार्क्स मिला। तो इसलिए ऑडिट में यही स्कोप रहता है, अगर आपको स्टैंडर्ड का नाम याद है, आप स्टैंडर्ड से रिलेट कर पा रहे हो तो स्टैंडर्ड का लिख दो। अगर स्टैंडर्ड भी सेम हुआ तो आपको मिल सकता है 1 मार्क्स। फिर 3 में भी मुझे 1 मार्क्स मिला आउट ऑफ 5। ये मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर दिया था, तो 3B में 1 मार्क्स मिला। वो भी कारो का किस पे कारो एप्लीकेबल नहीं था, उस पर एक क्वेश्चन में मिला। इसके 3 पार्ट थे। एंड नेक्स्ट है 3C 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स मिला।
3C में आप क्वेश्चन में ये था कि ITC, ये तो मुझे लग रहा था कि पूरा ही मिलेगा लेकिन नहीं मिला, पता नहीं क्यों। 3C में क्वेश्चन था कि एक सीए ने क्लाइंट को बताया कि आपने ITC रॉन्गली क्लेम किया है। तो क्लाइंट बोलता है, क्लाइंट जो है, क्लाइंट उसको क्लेम नहीं, उसको रिवर्स नहीं करता है एंड फाइनल डिसीजन क्लाइंट का रहता है। यही मैंने लिखा कि द मैनेजमेंट कंटेंडेड दैट द रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग इज़ करेक्ट, तो उसमें मुझे मार्क्स मिला। एंड द रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मैनेजमेंट दैट इज़ गिवन बाय GS ऑडिटर, ये भी राइट था। तो इसके मुझे 2 मार्क्स मिले। लेकिन मैंने ये क्वेश्चंस देखा हुआ है कहीं स्कैनर में कहीं पर, एंड यही आंसर था। पता नहीं RTP में देखा था या फिर NTP में देखा था। मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस किया था। दे ऑल सेड कि थोड़ा ही सा आंसर था, यू विल गेट द फुल मार्क्स, बट आई डोंट नो, 2 मार्क्स ही मिले। लेट्स सी 3C के बाद कौन सा अटैम्प्ट किए थे। 3 के बाद आई हैव अटैम्प्टेड नंबर 1 में मुझे कितने मिले? क्वेश्चन 1 में मुझे 8 मिले आउट ऑफ 14। सो क्वेश्चन 1 समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, उसमें क्या लिखना है, लेकिन फिर बाद में पढ़ते पढ़ते लास्ट में स्ट्राइक किया कि ऐसे 200 से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे 200 से रिलेट किया एंड 5 में फिर 3 मिल गया। जो मुझे समझ में आ रहा था कि इससे कनेक्टेड है, मैंने सारा ऐसे कोड किए और लिखते गई। तो 200 लिखा मैंने, 501 लिखा, इनहेरेंट रिस्क ऑफ ऑडिट के बारे में डिटेल से लिख दिया, एंड आई स्कोर 3 आउट ऑफ 5। आई थिंक विच वॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जो समझ में आ रहा था लिखते गए। देन 1B में मुझे मिला 1 आउट ऑफ 5। एंड हाँ, ये प्रोविजंस के बारे में गोइंग कंसर्न का था। क्या क्वेश्चन था समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं लिखते गए एंड आई स्कोर्ड 1 आउट ऑफ 5। तो क्या फुल मिलते हैं मार्क्स? हाँ, मुझे मिले थे 1C में 4 आउट ऑफ 4। खुशी होता है। तो 1C था प्रोफेशनल एथिक्स के। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बोला, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर प्रोफेशनल एथिक्स आपको दिखते क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए हाँ 2 मार्क्स तो आप स्कोर कर पाओगे, कि उसमें उनका पैटर्न है। जैसे मैंने क्लॉज लिखा, उन्होंने 1 मार्क्स अलॉट कर दिया स्टेप 1 बोल के। दूसरा प्रोविजन लिखा हुआ है, हावेवर CA इन प्रैक्टिस कैन बी MD। देखो मैंने प्रोविजन लिखा, ऊपर भी मैंने प्रोविजन लिखा, मैंने क्लॉज 11 के पूरा डिटेल में लिखा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं था कि ये क्वेश्चन मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है CA, उसमें डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन बी MD ऑफ अ कंपनी विच इज़ इंगेज इन रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये अमेंडमेंट आया था, तो वो मैंने प्रोविजन लिखा। तो इस प्रोविजन पे 1 मार्क्स, जो रेलेवेंट प्रोविजन है क्वेश्चन का उस पर 1 मार्क्स, एंड देन रिलेट करने पे 1 मार्क्स, एंड कंक्लूजन पे 1 मार्क्स। सो लेट्स सी। फिर मैंने प्रायर अप्रूवल, 2 पॉइंट था इसमें, तो प्रायर अप्रूवल फॉर बीइंग अ MD ऑफ एन एंटिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये 1 पॉइंट था, तो इस पर 1 मार्क्स, एंड देन कंक्लूजन पे 1 मार्क्स। सिंपल। फिर मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मिला था पहले 5A में, एक्सक्यूज मी। तो 5A का क्वेश्चन सिंपल था, उसमें पूछा था कि क्या ट्राइब्यूनल 8 साल के बाद ओपन करा सकता है, बुक रिकास्ट कर सकता है फाइनेंशियल ईयर फॉर 8 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो उसमें मैंने लिख दिया था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मुझे प्रोविजन नहीं, कौन सा सेक्शन था याद नहीं आ रहा था, तो मैंने ये लिख दिया था अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। एंड ये एक अच्छा ऑप्शन है, रॉन्ग सेक्शन कोड करने से बेटर है आप ये लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। However, the management can revise the FS in certain situation only for 3 preceding years। तो भाई मैंने पूरा प्रोविजन लिख दिया एंड आई गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5। एंड ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो ऑडिट में शायद मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट प्रोविजन क्या था, लेकिन हाँ आई थिंक काम माइंड था इसलिए कुछ याद आते गया एंड मैं लिखते गई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर
और ये ट्रेंड है आईसीएआई का कि हर एक ग्रुप में एक ऐसा पेपर सेट करता है जो आउट ऑफ बॉक्स होता है. जुलाई 21 अटेम्प्ट में आई थिंक ऑडिट का ये पेपर ऐसा था. क्यों एसएफएम वाज प्रिटी ओके, एफआर वाज गुड एंड लॉ वाज आल्सो मैनेजेबल. हालांकि लॉ भी एवरेज से थोड़ा हाई था, बट ऑडिट वाज समथिंग लाइक ये क्या हो गया. क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तो ये क्या था काइंड ऑफ थिंग. एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट किए थे 5B में मुझे मिला था 5 में 1. देखिए ये क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन टफ है लेकिन आप अटैम्प्ट करिए, 1 मार्क्स मिल रहा है आपको. एक मार्क्स करके आपको कितने 3 पार्ट है, 5 मार्क्स, 4 क्वेश्चन में 3 मार्क्स, 4 × 3 12 मार्क्स इधर मिल गया आपको. ज़रूर किसी में तो आपको 2-3 मिलेंगे, लेकिन हर अटैम्प्ट करिएगा पता 1 मिल जाए. एंड ज़रूरी नहीं है 1 मिल जाए, कितने में 0 भी मिल रहा था, लेकिन ट्राई करिए 1 भी मिल सकता है. एंड फिर 5C में मुझे मिला 1/4 अगेन. सो ये एक चीज़ मैं शेयर करूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो लिख दीजिए. एंड हाँ, अगर कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा ना हो अगर आपका राइटिंग स्पीड आपकी स्लो है तो पहले आपको जो आता है वो अटेम्प्ट करिए. जैसे मेरा राइटिंग ठीक था, स्पीड उतना राइटिंग स्पीड ख़राब नहीं था, मैं जल्दी ही लिखती थी, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ राइटिंग स्पीड के कारण. सो हाँ, मैंने लिखा, सारे आंसर्स अटेम्प्ट किए और कुछ रिलेट कर पाए, कुछ नहीं रिलेट कर पाए. लेकिन हाँ, 1 मार्क्स तो कहीं मतलब बड़ा आंसर्स होता है कि कुछ तो राइट लिखेंगे, उतने भी स्टूपिड नहीं है कि पूरे रॉन्ग लिखें, लेकिन कुछ तो राइट लिखेंगे. तो ये 5C है. आई थिंक सारा डिस्कस हो गया. या सो दिस वॉज द ऑरल डिस्कशन विथ द चार्टर्ड पाठशाला. अब बताइए आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसा डिस्कशन चाहिए नहीं चाहिए. मैंने इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्पशन लाया था, सो आप जानना चाहूँगी इसका स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पेपर क्या मैंने लिखा था आंसर्स में. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.